नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पतंजलि योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज इस सीरीज का 11वां सेशन है। अभी तक हमने पढ़ा पहला सूत्र में हमने पढ़ा अथ योगानुशासनम। अब हम योग अनुशासन पढ़ेंगे। दूसरे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि योग अनुशासन क्या है। तो हमने जाना कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। मेंटल फ्लक्चुएशंस को जब हम सीज कर देते हैं, सिजेशन, तब उसी को योग कहते हैं। जब मन बिल्कुल तरह स्थिर हो जाता है, उसमें क्या होता है? तो तीसरे सूत्र में बताया, जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, फिर वो स्वयं को पहचान पाता है। अन्यथा क्या होता है? तो चौथे सूत्र में बताया महर्षि पतंजलि ने, अन्यथा वो स्वयं को वृत्तियों के सदृश ही मानता है। जैसी वृत्तियां होती हैं खुद को वही मानने लगता है। ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पांचवें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया कि ये 5 प्रकार की होती हैं और हर प्रकार को क्लिष्ट, कॉम्प्लिकेटेड, अक्लिष्ट, सिंपल, नॉन कॉम्प्लिकेटेड में डिवाइड किया जा सकता है। तो कौन सी हैं ये 5 प्रकार की वृत्तियां? तो छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये हैं 5 प्रकार की वृत्तियां। चित्त में जो लहरें उतर उठती हैं, मन में जो लहरें उठती हैं, वो इन 5 तरह की होती हैं। सूत्र 7 में उन्होंने इसको समझाना शुरू किया। 7वें सूत्र में प्रमाण को समझाया गया, 8वें सूत्र में विपर्यय को समझाया गया और आज हम 9वें सूत्र से शुरुआत कर रहे हैं, जो है विकल्प। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पतंजलि योग सूत्र का 11वां अध्याय 9वां सूत्र पढ़ेंगे। तो क्या ये सूत्र कहता है? ये सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पः। वस्तु के न रहते हुए भी वस्तु शून्य है। शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त की वृत्ति को विकल्प कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जब कोई वस्तु है ही नहीं तो भी हम उसके बारे में कुछ शब्द सृजित कर लें, कुछ वाक्य बना लें, कुछ कल्पना कर लें, इसी को विकल्प कहते हैं। विपर्यय में हमने देखा था कि वस्तु तो होती है, प्रमाण में भी हमने देखा था वस्तु दिखती है प्रमाण में। विपर्यय में हम अनुमान लगा लेते हैं, पर यहां ये प्योर कल्पना है, पूरी कल्पना। विकल्प में, विकल्प का अर्थ है कल्पना। उस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, पर स्टिल हमारे दिमाग में वो होती है, उसको हम कहते हैं कल्पना। तो ये तीसरी चीज है, तीसरा वृत्ति है। ठीक, इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, वर्बलाइज कर सकते हैं हमारे दिमाग में ही। हम उसके लिए कुछ शब्द बना लेंगे, कुछ सोच लेंगे, पर वो होता नहीं है। वो वास्तव में उसका कहीं अस्तित्व नहीं होता। उसका अस्तित्व केवल यही होता है। जैसे सुंदरता, अब किसी को कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, किसी को वही व्यक्ति कुरूप लगता है। अब इसका मतलब वो सुंदरता का कंसेप्ट किधर है? इधर है। वो अस्तित्व में नहीं है कहीं फिजिकल प्रेजेंस में। वो व्यक्ति अस्तित्व में है, पर सुंदरता का कंसेप्ट केवल यहां है दिमाग में। जैसे घर की परंपराएं, ये कहां है? ये यहां है। हर घर में अलग अलग परंपराएं होती हैं, जीने का अलग अलग तरीका होता है और कई चीजें। गहराई से अगर आप देखें तो पूरा जीवन एक कल्पना मात्र ही है। हम कल्पना करते हैं शेख चिल्ली की तरह कि इससे ये होगा, उससे वो होगा, उससे वो हो जाएगा, उससे ऐसे होगा, और जीवन अपनी अलग रफ्तार से चलता है। और कई बार जीवन की योजना हमारी योजना से बहुत अलग होती है। तब हमें समझ में आता है, अरे यार, ये सब तो कल्पना ही थी।
सोचिए, आप हाथ खड़ा करके विचार कीजिए, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ जीवन में। हमने कितनी सारी कल्पनाएं की कि जीवन ऐसे चलेगा वैसे, कितनी खूबसूरत खूबसूरत कल्पनाएं की, पर जीवन में वैसा नहीं हुआ। और इसका उल्टा भी सच है, हम लोगों ने कितनी परेशानी दिक्कतों की बुरी कल्पनाएं की, वैसा भी नहीं हुआ। जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहा। तो ये जितनी कल्पनाएं हैं जो हम करते हैं, ये केवल यहां अस्तित्व में है और कहीं नहीं। इसी को भगवान पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने कहा, ये विकल्प है, कल्पना लोक पूरा। कितनी तरह की कल्पनाएं हम करते हैं। हम भूतकाल के बारे में कल्पना करते हैं, ठीक। हम वर्तमान के बारे में कल्पना करते हैं। हम भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं। हम स्वयं के बारे में कल्पना करते हैं। हम दूसरों के बारे में कल्पनाएं करते हैं। हम दुनिया के बारे में कल्पना करते हैं। 6 तरह की ये कल्पनाएं हो गई। इसके अतिरिक्त हम अच्छी कल्पनाएं भी करते हैं इन सब के बारे में। हम इनके बारे में बुरी कल्पनाएं भी करते हैं, और हम इनके बारे में सामान्य कल्पनाएं भी करते हैं। तो थोड़ा सा समझ लें, भूतकाल की कल्पनाओं से क्या मतलब है। कितने लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ जीवन में, कुछ घटना हो गई और फिर हम सोचते हैं कि यार, काश मैंने उस समय ऐसा किया होता। हाथ खड़ा करें, वो छोटी सी छोटी बात हो सकती है। एक आपका प्रोजेक्ट आपने सबमिट नहीं किया, वो हो सकता है। कोई व्यक्ति इस धरती से चला गया, इतनी बड़ी बात हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। कितने लोगों के साथ ऐसा दिमाग में बात आई कभी ना कभी कि यार, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं तब सचेत हो गया होता, काश मैंने उस समय बच्चों पर और ध्यान दिया होता, काश मैंने उस रिश्ते पर उस समय और मेहनत की होती, काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश हम उसे बचा सकते, काश मुझे जीवन में प्रेम मिला होता, काश। कितने लोगों ने ऐसा कभी भी कहा या सोचा। ये सब कल्पनाएं हैं, क्योंकि हो चुका ना, जो हो चुका है उसके बारे में आप इतनी मोटे मोटे पुस्तकें पोथे भी लिख दें, आप उसमें कुछ नहीं बदल सकते। वो बीत चुका है। बट स्टिल वी थिंक अबाउट इट, और उससे हमारे अंदर बहुत सारे भूचाल आते हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, मन नहीं लगता, रात को नींद नहीं आती। ये सब विकल्प है। काश, हमारे सारे काश। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, 2 अध्याय में, गतासून अगतासु न अनुशोचन्ति पंडिता। जो बीत गया है या जो नहीं आया, विद्वान उस पर विचार नहीं करते। ये विकल्प है। जो बीत गई सो बात गई। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे जीवन बहुत सरल हो जाता है। हम आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे, हरिवंश राय बच्चन की वो कविता जरूर पढ़िए, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, टूटे कितने इसके तारे, टूटे कितने इसके तारे, छूटे कितने इसके प्यारे। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। सुनिएगा, बहुत खूबसूरत कविता है। ये कविता विकल्प के बारे में ही है। अर्जुन घबराता है, मैं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, इन पे नहीं चलाऊंगा हथियार। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू मार। 11वें अध्याय को याद कीजिए। वो कहते हैं कि ये जितने तुझे दिख रहे हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। फ्यूचर हैज ऑलरेडी हैपेंड, भविष्य हो चुका है। ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं सामने, इन सब की डेस्टिनी में मृत्यु इन 18 दिन में लिखी है। तू खुद को नाहक ही महत्व दे रहा है कि या तो तू उसे मार सकता है या बचा ही सकता है।
ना तो तू उन्हें मार सकता है ना बचा सकता है। बहुत स्पष्ट 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, तू ना भी लड़े आज तो भी वो मरेंगे, क्योंकि वो सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। पता नहीं इंसान अपने आप को इतना महत्व क्यों देता है बिना बात के, कि मैं ये कर देता, मैं होता तो ऐसा होता, ये होता तो वो होता। और अगले ही श्लोक में भगवान और जोड़ते हैं, अध्याय 11 श्लोक 34वां, तू मरे हुए को मार। सो डोंट हैव दैट थिंग इन यू कि तू किसी को मार रहा है। कुछ नहीं होता इस कायनात में एक बिगर प्लान के परमिशन के बिना। तो देयर इज अ बिगर प्लान दैट इज हैपनिंग। आज इस दुनिया में जो 8 अरब के करीब लोग हैं, हम सब अपनी अपनी किस्मतों में एक पेंडेमिक लिखा के लाए थे। इसीलिए तो 100 साल में हम लोगों के सामने ये पेंडेमिक आया। हम सब ने ऐसे जन्म लिए थे कि हम इस समय यहां धरती पे मौजूद होंगे और हम उसको महसूस करेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं अननेसेसरी महत्व मत दे, और ये सब तेरी कल्पनाओं से बाहर निकल कि तू कुछ कर लेगा या तू कुछ कर लेता। ये विकल्प है। इट्स अ बिगर लाइफ प्लान, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। एक जैन फकीर हुआ है बोकुजू। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कई जैन दार्शनिकों से भी जुड़ने का प्रयास कर रहा है। बड़ा महान विद्वान है बोकुजू। तो एक बार बोकुजू अपने गुरु की सेवा में लगा था, वो करता ही था सेवा। एक बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति जो गुरु को बड़ी प्रिय थी, वो मूर्ति थी जिसको रोज, जब से गुरु छोटे थे, आज गुरु की उम्र 80 साल हो गई थी, रोज नहाने के बाद उस मूर्ति की पूजा करा करते थे। बोकू जी उस मूर्ति को साफ कर रहा था। अब समय समय होता है, बोकू जी के हाथ से थोड़ा सा टल्ला लग गया और वो मूर्ति फड़ से नीचे गिर के टूट गई। बोकू जी का तो हार्ट बीट बढ़ गया। अब उसे समझ में नहीं आया मैं वो क्या करे और किस मुंह से गुरु जी को ये बताए भी। इतने में गुरु जी वापस आए अंदर। बोकू जी ने उस मूर्ति को ऐसे पीछे छुपा लिया और गुरु जी को देख के कहा कि गुरु जी, कोई व्यक्ति क्यों मर जाता है? गुरु जी ने कहा कि जब उसका समय आ जाता है तब वो मर जाता है। तो बोकू जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरु जी, आपकी मूर्ति का आज समय आ गया था। तो ये सुन के गुरु मुस्कुराए। गुरु ने कहा, बोकुजू, ये मूर्ति तो मूर्ति थी, टूट गई, माना इसका समय आ गया था, पर यह बात जो तू मुझे समझा रहा है, ये बात तू जीवन में कभी मत भूलना। कोई चीज टूटे, उसका समय आ गया था। कोई साथी छूटे, उसका भी जाने का समय आ गया था। कोई प्रियजन चल बसे, उसका समय आ गया था। सब अपने अपने समय तक रहते हैं जीवन में, और उसके बाद जीवन से आगे बढ़ जाते हैं। सो भूतकाल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार ये सोचते रहते हैं, काश मैंने ये किया हो। निकलिए इस काश के कैद से बाहर। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये विकल्प है, अननेसेसरी लहर देगा। फिर वर्तमान में भी होता है कल्पना है, ये घर की परंपरा है। जिसको आप परंपरा कहते हैं, दूसरे उसकी हंसी उड़ाते हैं, और आप जिसकी हंसी उड़ाते हैं, दूसरे उसको परंपरा कहते हैं। दुनिया में आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। चले जाइए अफ्रीका के कई जनजातियों में, जो आपकी सुंदरता की परिभाषा है वो उसको कुरूप कहेंगे, और जो उनकी सुंदरता की परिभाषा है उसको आप कुरूप कहेंगे। जिसको आप लोकलाज कहते हैं, उसको कोई कुछ और कहता है। जिसको आप अपसंस्कृति कहते हैं, उसको कोई फैशन कहता है। ये सब इधर है। जिस सम्मान, रेपुटेशन, खाना खाने का तरीका, सोने का तरीका, सफाई का तरीका, ये सब महर्षि पतंजलि कहते हैं विकल्प है, स्टेट है यार। वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये विचार में है। पर इससे बहुत उतार चढ़ाव आते हैं।
दिल में, जीवन में, जब कोई उस तरीके से नहीं जीता जो मेरे अनुसार जीने का तरीका है, तो मुझे दर्द होता है। ये भी विकल्प है। फिर भविष्य, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब भविष्य। बच्चों को हम बिल्कुल कलेजे से चिपका के बड़ा करते हैं, पर इस गुमान में न रहिएगा कि हम लोग न रहें तो उनका कोई भविष्य नहीं है। वो तो अपने प्रारब्ध तक पहुंचेगा ही, ऐसे वैसे या जैसे। हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करें, पर हमारे ना होने पर भी बच्चे वहां पहुंचेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको विश्व इतिहास में मिलेंगे, जिनके माता पिता में से कोई एक इस दुनिया में नहीं रहा था, पर बच्चे फिर भी अच्छा कर गए। उन्हीं में से एक उदाहरण है बराक हुसैन ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। सो इन सब की चिंताएं छोड़िए, ये भी विकल्प है। अगतासून है ये। एक ब्रिटिश कवि की नई नई शादी हुई, प्रेम विवाह करके वो हनीमून पे गया। हनीमून पे वो कवि एक बोट लेके, वो और उसकी पत्नी हनीमून पे गए, तो अचानक बीच में तूफान सा आ गया। तो जब भयंकर सा तूफान आया, तो कवि तो नीचे बैठ के कुछ लिख रहा था, कविताएं लिख रहा था, उसकी पत्नी एकदम से घबरा गई, ऊपर से नीचे दौड़ के आई, बोला कि ये तो तूफान आता है, बड़ा खतरनाक तूफान है, आप ऊपर चलिए, थोड़ा क्रू मेंबर्स को गाइड कीजिए, बचाइए, कुछ कीजिए। कवि कहता है रुकिए, मुझे अभी विचार आ रहे हैं, मैं पहले कविता लिख लूं पूरी। पत्नी को बड़ा अजीब लगा, इट वॉज सो वियर्ड, हमारी जान पे बनी आई है, आपको कविता की पड़ी। पत्नी ने बोला जल्दी चलिए, कवि ने बोला अभी नहीं आ सकता, अभी विचार आ रहे हैं। पत्नी ने जोर से कवि को हिला के बोला आप किस दुनिया में हैं, ऊपर चलिए, हम सब मारे जाएंगे। कवि को एकदम से गुस्सा आ गया, उसने अपनी पत्नी को पकड़ा, उसकी गर्दन पे हाथ, गर्दन को हाथ हाथ में लिया, और एक पास में एक प्लेट में चाकू रखा था, उसको उठा के उसकी गर्दन पे रख दिया, गुस्से में, आंखें बड़ी करके। और जैसे ही पत्नी की गर्दन पे चाकू रखा गुस्से में, पत्नी ने मुस्कुरा के कहा अब ये नाटक हो गया हो तो चलें अपन ऊपर। इतनी शांति से। कवि ने बोला बड़ी अजीब महिला हो तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में है, चाकू तुम्हारी गर्दन पे रखा है मैंने, और तुम कह रही हो मुस्कुरा के कि हो गया हो तो चले ऊपर, तुम्हें डर नहीं लग रहा। उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, ये मैंने माना कि गर्दन मेरी जकड़ी हुई है और चाकू मेरी गर्दन पे है, पर जरा देखिए भी तो, गर्दन जकड़ी किसने है, आपने जकड़ी है। चाकू किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। आप मुझे इतना प्रेम करते हैं, आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप मुझे डरा रहे हैं, पर आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिकॉज यू लव मी सो मच। कवि ने तुरंत चाकू को वापस रखा प्लेट में, मुस्कुरा के पत्नी को कहा मैंने मेरे जीवन में ऐसे कोई कर्म नहीं किए कि वो मुझे अभी कोई पनिशमेंट दे। वो मुझे बहुत प्रेम करता है। ये तूफान, हाँ वो डरा रहा है, ये सच है, पर ही लव्स मी सो मच, वो मुझे इतना प्रेम करता है, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी पत्नी ने मुस्कुरा के कहा और अगर वो नुकसान पहुंचा दे तो कवि ने और मुस्कुरा के कहा अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो क्या मैं बच जाऊंगा, तो भी किस बात की चिंता है। निश्चिंत रहिए, कहीं कुछ नहीं जा रहा, रिलैक्स। एज आई ऑलवेज से वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। नहीं तो ये ही कल्मिनेट होता है। इसी तरह से हम कल्पना करते हैं दूसरों के बारे में भी, अपने बच्चों के लिए, दुनिया के बारे में, खुद के लिए, भूत भविष्य और वर्तमान की, और इससे फोबियाज बनते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है हमें। हमारी कल्पनाओं के साथ ही हमें एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। एक और जैन कथा हमें याद आती है। एक महान जैन योद्धा हुआ, वो बड़ा प्रचलित था, उसका बड़ा नाम था, चहुओर। वो बड़ा महान तलवारबाज था। तो एक रात जब वो अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा पलंग पे एक चूहा बैठा हुआ है। उसको बड़ा बुरा लगा देख के, उसने हुश करके उड़ाया, भगाया, पर चूहा भागा नहीं। ये तो उसे चुनौती लगी, उसने तलवार खींच ली, चूहा तो भी नहीं हिला। अब तो उसे गुस्सा आ गया, उसकी तलवार के सामने सब थर थर काटते थे। उसने जोर से तलवार मारी, पलंग कट गया और चूहा भाग गया, पर चूहा कहीं और बैठ गया। वो उसके पीछे वहां गया, उसने सोफा काट दिया। जहां जहां चूहा बैठता वो तलवार काटता जाता और आधा घर उसने काट डाला।
पर चूहा फिर भी सामने ही था। थक गया और रात भर ये करता रहा। सुबह उसको इतनी शर्म आ रही थी, उसने अपने अभिन्न दोस्तों को बुलाया और बोला, मैं क्या बताऊं, रात भर में चूहे को मारने की कोशिश में पूरा घर काट दिया और चूहा न मार सका। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मैं सारी दुनिया मुझसे डरती है और मैं चूहे से हार गया। लोगों ने कहा, तुम गलत कर रहे हो, सुई के काम में तलवार लगा रहे हो, एक बिल्ली पालो, चूहा भाग जाएगा। उसको आइडिया ठीक लगा, उसने बिल्ली पालने की तैयारी करी, एक बिल्ली ढूंढी गई। पर इतने समय तक ये बात पूरे शहर में आम हो चुकी थी कि सबसे महान योद्धा चूहे से हार गया। तो बिल्लियों में भी बड़ी दहशत थी कि ऐसा कौन सा चूहा है जिसने इतने बड़े योद्धा को हरा दिया। तो कोई बिल्ली अब आने को तैयार नहीं उसके घर। धक्का देते तो वापस भाग के आ जाती, जैसे डरते डरते दरवाजे के अंदर जाती, फिर भाग जाती चूहे को देख के। अच्छा, चूहा भी बिल्ली पे अटैक कर देता। जब बिल्ली डर रही थी तो चूहा भी अटैक कर देता। अब तो बिल्लियां भी भागने लगी। अब सारी बिल्लियों की अलग से एक मीटिंग हुई और बिल्लियों ने बात की इस बारे में कि ऐसे तो हमारा पूरा नाम खराब हो जाएगा, ये बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर हम ऐसे चूहे से भागने लगे तो कौन चूहा हमसे डरेगा। तो फाइनली डिसाइड किया कि जो राजा की बिल्ली है वो रानी बिल्ली थी, कि अब वही समाधान निकाल लेगी। तो सब लोग रानी बिल्ली के पास गए। रानी बिल्ली ने बोला, चलो कोई नहीं, मैं जाऊंगी अंदर। रानी बिल्ली अंदर गई और 2 मिनट के अंदर चूहे को पकड़ के बाहर ले आई, मार के। सबकी आंखें फटी रह गई सारी बिल्लियों की, कि आपने कैसे किया। तो बिल्ली ने कहा, रानी बिल्ली ने कैसे किया का क्या मतलब, मैं बिल्ली हूं, शिकार मेरा काम है, वो चूहा है, शिकार होना उसका काम है। मैं बिल्ली हूं, एग्रेसिव होना मेरा स्वभाव है, वो चूहा है, भागना उसका स्वभाव है। शिकार करना मेरा स्वभाव है, शिकारी होना उसका स्वभाव है। तुम लोग अपने स्वभाव को भूल गई थी, इसलिए डर रही थी। मुझे मेरा स्वभाव याद है। स्वभाव, जो अपने स्वभाव को जानता है वो चिंता नहीं करता, उस बिल्ली ने कहा। पर अगर तुम स्वभाव के विपरीत काम करोगे तो डरोगे ही, एंजाइटी होगी ही। तो इसलिए जैन फकीर कहते हैं, समस्याओं से लड़ो मत, तलवार लेके कूद मत पड़ो, अपने स्वभाव को जानो, समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यही वेदांत का लेसन है हम सभी को। जैसे ही व्यक्ति अपने स्वभाव को जानता है, वो इस कल्पना लोक से बाहर आता है और समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। भगवान राम के सामने जब सीता जी धरती में समा गई, इससे बड़ा दर्द प्रभु राम को अपने जीवन में कभी नहीं हुआ। बिलक उठे एकदम से, आंखों से आंसू झरझर बहने लगे जब सीता जी ने अपने आप को धरती को सौंप दिया। इतना उन्हें क्रोध आया कि उनका मन हुआ कि पूरी धरती को भस्म कर दें अपने वाणों की तेज से। उन्होंने धनुष उठा भी लिया। अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे प्रभु राम, अपने स्वभाव को याद कीजिए, आप स्वयं विष्णु हैं, आप केवल यहां एक लीला करने आए हैं, कहीं कोई नहीं गया। तो अत्यधिक अनुराग में एक पल तो ऐसा आया कि स्वयं राम भी भूल गए। और फिर आकाशवाणी हुई कि स्वभाव को पहचानिए, हम सब उसी विष्णु के तो अंशावतार हैं, हम सब अनंत हैं। ये बात जब हम भूल जाते हैं तो ये सब चीजें हमें घबराने की कारण बन जाती है। यदि आप अपनी सारी बुरी कल्पनाओं को विचार करें, जितना भी आज तक आपने बुरा सोचा है अगर वो सब कुछ सच हो चुका होता अभी तक, तो पहली बात तो हम लोग जीवित ही नहीं होते, और कुछ लोगों की कल्पनाएं सच हो चुकी होती तो धरती का भी विनाश हो चुका होता अभी तक। अगर आप लिख के देखें तो हमारी 99 से भी ज्यादा प्रतिशत बुरी कल्पनाएं कभी सच नहीं होती, बस वो कल्पनाएं ही रहती हैं, पर हम उन्हें पोषित करते रहते हैं। कई तो पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज ही कल्पनाओं पे चल रही है। इसी को कहते हैं क्लिष्ट कल्पनाएं, नेगेटिव बुरी कल्पनाएं। कई इंडस्ट्रीज चल रही हैं कल्पनाओं पे, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री कल्पना पे है कि कल को आप मर जाएंगे, कभी भी मर सकते हैं आप, अगले पल मर सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस करा लीजिए। एक ड्रीम 11 है आईपीएल में, अलग अलग खिलाड़ियों को खिलाते हैं भगवान जाने कहां, हवा में। एक सेंसेक्स होता है, आपने इकोनॉमी में सुना होगा, ना किसी ने देखा है सेंसेक्स क्या होता है, ना कोई छू सकता है सेंसेक्स को, बस सुनते हैं
वो जो आंकड़े दिखते हैं कहते हैं यही सेंसेक्स है। कौन सा आंकड़ा सेंसेक्स है? तो कहते हैं यही सब मिला के बस इसी को कहते हैं। सो ये केवल थॉट्स है। तो जब भी कोई भी कल्पना हमें दुख देती है, हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्लिष्ट कल्पना। केवल कल्पना इतनी सरल नहीं होती, कल्पनाओं का हमारे शरीर पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। कैसे कल्पना हमारे शरीर को प्रभावित करती है, जरा समझे। जैसे ही आपने एक नेगेटिव कल्पना करी, कोई भी नेगेटिव कल्पना, ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, इसके साथ ऐसा ना हो जाए, इसने कितनी ये मुझे मनी मन पसंद नहीं करता, मैं योग्य नहीं हूं, जो भी कल्पना आप, नेगेटिव कल्पना जो खुद को लक्ष्य से दूर ले जा रही है। चलिए हम आपको कल्पना की एनाटॉमी बताते हैं, आपके अंदर क्या गुजरता है। जैसे ही कल्पना आप करते हैं, तनावपूर्ण कल्पना, आपके शरीर का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका बटन ऑन हो जाता है। शरीर को समझ में आ जाता है कि आप फ्लाइट करना है या फाइट करना है, ये युद्ध की स्थिति है। ये बिल्कुल हम साइंटिफिक बात बता रहे हैं आप, जो एक वैज्ञानिक आपको बताएंगे। और जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का पुराना हिस्सा है वो एक्टिवेट होता है, और वो सबसे पहले एमिगडाला जो हाइपोथैलेमस का एक पार्ट है उसको अलर्ट कर देता है। एमिगडाला हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो रेप्टाइल ब्रेन से चलता आया है, लाखों बीसियों लाख साल पहले से वो ब्रेन हमारे अंदर है। वो ब्रेन बहुत जरूरी है क्योंकि उस ब्रेन का रिएक्शन टाइम होता है 3 मिली सेकेंड। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, 3 मिली सेकेंड में बॉडी रिएक्ट करने को तैयार कर देता है। अन्यथा जब हम जानवर थे तब बच कहां पाते? जंगलों में। जब हम आदि मानव थे, इसी ब्रेन ने तो हमें बचाया था उस समय। एमिगडाला 3 मिली सेकेंड में रेस्पॉन्स, रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे होती है? इसको, एमिगडाला को इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, टैक्टिकल ब्रेन भी कहते हैं, रेप्टाइल ब्रेन भी कहते हैं। ये तुरंत इमोशनल हाईजैक करता है, एकदम से आप अलर्ट हो जाते हैं, इमोशनल हाईजैक हो जाते हैं। कैसे? आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, वाइड ओपन, घबराहट में, कुछ भी आपने गलत सोचा। अब जैसे ही आंखें बड़ी होंगी, आपको यह पता पड़ गया है कि आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है, दोनों के लिए ऊर्जा चाहिए। तो आपके पूरे शरीर के सेल टाइटन होने लगेंगे। उनको, हर सेल को ऊर्जा चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर सके, रेस्पॉन्स, कुछ भी उस सिचुएशन को, भाग सके या लड़ सके। तो शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो पूरे शरीर में आपके ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो लीवर खूब सारा ग्लूकोज रिलीज करना शुरू करता है। जब इतना सारा ग्लूकोज रिलीज होता है, बता रहे हैं आपकी बॉडी में क्या होता है, तो ब्लड उस सारे ग्लूकोज को लेकर शरीर में दौड़ता है। इससे शरीर का शुगर लेवल बढ़ा होने लगता है। इस शरीर में शुगर बढ़ जाती है क्योंकि हर पूरे शरीर में ग्लूकोज दौड़ता है। और ये जो शुगर है, चूंकि उस समय आप घबराए हुए हैं, आप ज्यादा कसरत भी नहीं करते हैं, शरीर को ज्यादा एक्शन में नहीं रखते हैं, तो ये जितना एक्स्ट्रा शुगर जनरेट हुआ है ये कंज्यूम हो ही नहीं पाएगा क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो आपको डायबिटिक हो जाओगे आप। मीठापन इतना बढ़ गया आपके शरीर में, डायबिटीज शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो लोग बहुत सोचते हैं डायबिटिक हो जाते हैं। ठीक। अब चूंकि शरीर में ब्लड को दौड़ना है ग्लूकोज को लेके, तो फिर ब्लड को पंप करने की भी जरूरत है, तभी तो ब्लड तेजी से दौड़ेगा पूरे शरीर में। तो हार्ट नीड टू पंप द ब्लड। इससे आपका पल्स रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ने लगता है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, डायबिटिक हो जाते हैं, आपका बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है फिर आपको, क्योंकि आप बैठे बैठे सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं जिसका 99.9% वो बुरा कभी नहीं होगा, बस आप सोच सोच के रखते हैं, दिन में ही 10 बार सोच लेते हैं। ठीक, और वैसा होता नहीं है। देन जब ब्लड पूरे, ये तो बीपी बढ़ गया, पूरे शरीर में जब ब्लड सेल्स में जाता है तो कंबशन होता है। अब कंबशन के लिए सेल्स में वो ग्लूकोज कंज्यूम होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए बर्निंग के लिए। तो से तेज सांस लेनी पड़ेगी आप, ताकि ज्यादा ऑक्सीजन भी जा सके, ताकि कंबशन हो सके। इसीलिए पसीना आता है, क्योंकि कंबशन होता है। पसीने आने लगेंगे, सांसें फूलने लगेंगी आपकी, आपको बीपी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, केवल कल्पना से विकल्प। ठीक। अब चूंकि सारी ऊर्जा शरीर के सेल्स ने ले ली है, वहां के सेल्स ने जहां आपको रिएक्शन और रेस्पॉन्स देना है, तो अब क्या होगा? बॉडी बाकी सारी वाइटल एक्टिविटीज को रोक देगी।
कि सारी ऊर्जा भी यहां लगाते हैं, बाकी कहीं नहीं लगाते, सारी ऊर्जा यहां लगाते हैं। ठीक, तो जब वो बॉडी रोक देगी तो क्या होगा, डाइजेशन आपका खराब हो जाएगा, आपका पेट खराब रहने लगेगा, आपका पेट खराब रहने लगेगा। ठीक, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होने लगेंगे आपको। फिर सोने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो स्लीप डेप्रिवेशन होगा, आप सो नहीं पाएंगे, इससे आपका सिर दर्द होने लगेगा। और इसका अगला असर यह भी होगा कि आपके लिए आपकी पोटेंसी पे इसका असर होना पड़ेगा, लेस रिप्रोडक्शन होने लगेगा, आपके स्पर्म या आपके आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन तक पे असर पड़ने लगता है केवल सोचने से। कितने लोग इनमें से किसी ना किसी घटनाक्रम से गुजरे हैं, हाथ खड़ा कर। सिर दर्द हुआ हो, उनका बीपी बढ़ गया हो, सांस फूलने लगी हो, डायबिटीज हो रही हो, सिर दर्द होने लगा हो, नींद नहीं आ रही हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने लगी हो, ये सब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आप लेके आए हैं। ये दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये केवल यहां है। एंड दिस इज व्हाट ही सेज इज विकल्प। तो फिर क्या करें? दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है हमारा हाइपोथैलेमस में एक और पार्ट होता है, इसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो लोग मेडिटेटर्स होते हैं, जो ध्यान बहुत करते हैं, जो लोग साधक होते हैं, जो लोग योगी होते हैं, जो लोग वेदांतिक होते हैं, उनके साथ क्या होता है अब हम आपको वो बता रहे हैं। उनकी एनाटॉमी कैसे चलती है। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में आता है, ठीक, तुरंत वो उसका एक काउंटर वर्ल्ड व्यू डेवलप करते हैं, एक बड़ा व्यू में देखते हैं उसे, बिगर पिक्चर में देखते हैं। और जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आती है, वो एकदम से उनका हाइपोथैलेमस एमिगडाला को एक्टिवेट नहीं करता, उनका हाइपोथैलेमस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, यहां इस तरफ। ठीक, इसको थिंकिंग ब्रेन कहते हैं। ये 300 मिली सेकेंड में रेस्पॉन्स करता है। देखिए, वो 3 मिली सेकेंड में करता है, ये 100 गुना स्लो होता है, 100 गुना स्लो। हम सबके दिमाग में दोनों है, हाइपोथैलेमस में, पर एक आदमी जो बार बार में परेशान होता है उसका एमिगडाला एक्टिवेटेड रहता है, इसीलिए वो पसीने पसीने सब कुछ हो जाता है। पर एक साधक का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और वो बिल्कुल रुकता है, उस सिचुएशन को देख के विचार करता है। 300 मिली सेकेंड की उसको प्रैक्टिस हो चुकी होती है, उसका ब्रेन बिल्कुल शांति से रिस्पॉन्स करता है, एनालिसिस करता है, सिचुएशन को इवेल्युएट करता है, ढंग से सोचता है, रैशनल ढूंढता है, उसके बाद फिर वो रेस्पॉन्स करता है। और रेस्पॉन्स करके वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कर देता है और फिर धीरे धीरे दिमाग शांत हो जाता है। तो एक मेडिटेटर का हम आपको बायोलॉजी बता रहे हैं कि बायोलॉजिकली एक नॉन मेडिटेटर और मेडिटेटर का दिमाग अलग अलग तरह से काम करता है। नॉन मेडिटेटर हमेशा एमिगडाला ड्रिवन होगा, मेडिटेटर हमेशा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ड्रिवन होगा। इसीलिए विपरीत परिस्थितियां जब एक मेडिटेटर के पास आएंगी, साधक के पास, वो गिरेगा तो पर तुरंत खड़ा हो जाएगा। एक मेडिकल में एक टर्म है, इट इज कॉल्ड वेगस नर्व। वेगस नर्व का मतलब इट इज अ टाई बिटवीन ब्रेन एंड हार्ट। हमारे ब्रेन और हृदय को जोड़ने वाली एक ब्रेन स्टीम है, ये ब्रेन स्टेम हमारे हार्ट और ब्रेन को जोड़ती है। ठीक, ये ब्रेन को शरीर के दूसरे इंटरनल ऑर्गन से भी जोड़ती है, इसको कहते हैं वेगस नर्व। ये नर्व बुद्धि मतलब ब्रेन और हार्ट को जोड़ती है और ब्रेन को शरीर के बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन से भी जोड़ती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण नर्व है साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग के लिए। यही वो वेगस नर्व है जो आपको शांत करती है, यह आपके हार्ट पेस को स्लो करती है। सो एक और टेक्निकल टर्म है इससे संबंधित जो समझ लेने जैसी है, इसको बोलते हैं CVT। डॉक्टर्स अच्छे से जानेंगे इसको, कार्डियक वेगल टोन। कार्डियक वेगल टोन क्या होती है ये? जब भी आप सांस लेते हो, व्हेन यू ब्रीद इन, आपका हार्ट रेट ऊपर बढ़ता है, और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो एक्चुअली आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है। सो हर बार आपका हार्ट रेट बदलता रहता है। व्हेन यू ब्रीद इन वो बढ़ता है, व्हेन यू ब्रीद आउट वो कम हो जाता है। इस रेट को कहते हैं CVT, कार्डियक वेगल टोन। ठीक, मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है, ये जो आपका हार्ट बीट बढ़ता है और कम होता है आपकी सांसों के साथ, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इस हार्ट रेट में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, उतना ही वेगल टोन ज्यादा होता है। ठीक, तो जितना जैसे आप सांस ले रहे हैं तो तेज हो, जैसे ही सांस स्लो किया तो बिल्कुल स्लो हो जाए। तो जितना ज्यादा गैप होगा हार्ट रेट में,
उतना हम कहेंगे कि ये जो वेगल टोन है ये ज्यादा है। और जितनी ज्यादा वेगल टोन होती है उतना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होता है। आपको कोविड जैसी बीमारियां जल्दी परेशान नहीं करेंगी, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर। जितना आपका ये सीवीटी हाई होगा उतना ग्लूकोज रेगुलेशन आपकी बॉडी में अच्छा होगा, आपको डायबिटीज नहीं होगी। जितना सीवीटी हाई होगा, आप कल्पना कर सकते हैं, साइंस ने यह भी प्रूव किया, उतना आप सोशल होंगे, लोगों से बात करना आपको अच्छा लगेगा। पर जितना लो होगा आपका वेगल टोन, उतना आप अकेलापन पसंद करेंगे, लोगों से मिलना ही नहीं चाहेंगे, आप अकेले ही रहना चाहेंगे। जितना हाई होगा ये वेगल टोन, उतने आप इमोशनली स्टेबल होंगे। ये सब रिसर्च ने प्रूव कर दिया है। और ये वेगल टोन हाई कैसे होता है? मेडिटेशन से, व्हेन यू टेक प्राणायाम आप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, व्हेन यू ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इससे धीरे धीरे आप स्टेबल होने लगते हैं और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होने लगता है और सिचुएशंस को आप रिस्पॉन्स करने लगते हैं, ना कि रिएक्ट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट और यही तरीका है क्लिष्ट विकल्प को अक्लिष्ट में बदल देने का। आपको और जानना है, वेदांत सीरीज 8 अटेंड कीजिए। तो वो कल्पनाएं जो परेशान करें उनको हम कहेंगे क्लिष्ट, और वो कल्पनाएं जो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं उनको हम कहेंगे अक्लिष्ट। कौन सी कल्पनाएं? एक्सपांशन मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में भी तो हम कल्पना करते हैं ना, पर ये अक्लिष्ट है। रिलैक्सेशन मेडिटेशन कीजिए, अक्लिष्ट है। मानस पूजा कीजिए, अक्लिष्ट है। जप कीजिए, अक्लिष्ट है। ये सब अक्लिष्ट कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं जो मुझे लक्ष्य से जोड़ती हैं। और जानना ये सब क्या है? एक्सपेंशन मेडिटेशन, रिलैक्सेशन मेडिटेशन, वेदांता सीरीज का सेशन 8 अटेंड कीजिए, उसमें पूरा डिटेल में इलॉबरेशन कि अगर आपको कल्पना करनी ही है तो अक्लिष्ट कीजिए, कैसे करें उसमें है, आप डिटेल में उसको पढ़िएगा। ठीक, तो हम ये समझे, हमने पढ़ा प्रमाण, विपर्यय और विकल्प। प्रमाण मतलब फैक्ट, जो फैक्ट है, दिख रहा है, छू सकते हैं ग्लास, ये फैक्ट है। ठीक। विपर्यय मिसकंसेप्शन, इस ग्लास के बारे में मिसकंसेप्शन। और विकल्प मतलब इमेजिनेशन, कुछ है ही नहीं, ग्लास भी नहीं है, मैं सोच रहा हूं कुछ कुछ। ठीक, जैसे हम एक ही लाइन में तीनों को बोल के बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हम तीनों वृत्तियां एक साथ सुने। वो व्यक्ति मुझे प्यार करता है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। चलिए जरा समझे। वो व्यक्ति जो है, ये तो प्रमाण है, वो तो है ही, वो व्यक्ति वो दिख रहा है। मुझे प्यार करता है, कई बार ये मेरा मिसकंसेप्शन होता है, और मैं उसके साथ खुश रहूंगी या रहूंगा, ये इमेजिनेशन है। ठीक। सो एक ही लाइन में आप तीनों देखिए। जैसे भारत ने गलती करी थी, कोरोना महामारी से हम जीत गए, अब हम सुरक्षित हैं। याद है सेकेंड वेव से पहले? कोरोना महामारी ये प्रमाण है, दिख रही है। ठीक, हम जीत गए, ये मिसकंसेप्शन था, विपर्यय। और विकल्प क्या है? ये इमेजिनेशन है, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक है। ऐसे ही सद्दाम हुसैन ने सोचा था, जब कुवैत वॉर में कुवैत को छुड़वा के अमेरिका वापस लौट गया था, इराक पे अटैक नहीं किया था, तो सद्दाम हुसैन ने कहा था, अमेरिका जैसा ताकतवर देश हमसे डर के लौट गया, अब हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे। अब इस सेंटेंस को सुन लीजिए, अमेरिका ताकतवर देश है, ये तो प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? गिन लीजिए, कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, कितनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, गिन लीजिए, सामने छू के देख लीजिए। ठीक, हमसे डर के लौट गया, ये मिसकंसेप्शन, ये विपर्यय है। अब हम दुनिया का नेतृत्व करेंगे, सद्दाम हुसैन की कल्पना थी, और कैसे खत्म हुई आपने देखा। ठीक, टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, इसे कोई नहीं डुबो सकता, इसमें हम सर्वाधिक सुरक्षित रहेंगे, यही सोचा था ना। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, यह प्रमाण है, फैक्ट है, इसे कोई नहीं डुबो सकता, यह मिसकंसेप्शन था, विपर्यय, इसमें हम सर्वाधिक सुरक्षित रहेंगे, ये इमेजिनेशन है। तो पतंजलि ने कहा, भाई ये चलता है आपके जीवन भर, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अवेयर हो जाइए, ताकि आप और बेहतर कर सके। चलिए अब सूत्र 10 पे जाएंगे। ये हमने समझा विकल्प और उससे कैसे निजात पाए, उसके लिए हमने आपको बताया अक्लिष्ट विकल्प कैसे करें। अब अगला सूत्र है सूत्र 10। सूत्र 10 इज अगला वृत्ति बता रहे हैं महर्षि पतंजलि, अभाव प्रत्यया अवलंबन वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय
अलंबना वृत्ति निद्रा, अभाव के ज्ञान का अवलंबन या ग्रहण करने वाली वृत्ति को निद्रा कहते हैं। अभाव का ज्ञान, अजीब शब्द है ना, इसको थोड़ा सा हम समझे। अगली वृत्ति उन्होंने बताया, निद्रा भी एक वृत्ति है। स्लीप, इट्स ए वृत्ति। क्या मतलब है, पहले हम समझे स्लीप है क्या। तीन अवस्थाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। चित्त की तीन अवस्थाएं होती है। एक तो चित्त जागृत होता है, एक स्वप्न में होता है, और एक निद्रा में होता है। कैसे ये आता है, जब भी रजगुण जो है हमारा वो सतगुण से ज्यादा होगा तो हम जागृत होंगे, जागृत होते हैं। तो सर्वाधिक रजगुण, फिर सेकंड सदगुण, और फिर सबसे कम तमगुण, इसको हम कहेंगे जागृत अवस्था है। आप मोशन करेंगे, मूव करेंगे, थोड़ा सा बदल दें। अगर सतगुण ज्यादा हो गया, फर्स्ट सदगुण है, फिर तमगुण आ गया, और फिर रजगुण, रजगुण सबसे कम हो जाए, ठीक, तो इसको कहेंगे निद्रा, हम सो जाते हैं। ठीक है, पर इस समय हम सपना नहीं देख रहे हैं, गहरी नींद, सात्विक नींद आ रही है हमें, सदगुण सबसे ज्यादा है, कोई दुनिया का बवाल हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, सात्विक है, हम डीप स्लीप है, आराम से सो रहे हैं, परफेक्ट। फिर तीसरी स्थिति, दैट इज कॉल्ड ड्रीम, स्वप्न। वो कब आती है, जब तमगुण सबसे हाईएस्ट होता है, फिर रजगुण और सदगुण सबसे कम होता है। तो चूंकि तम के जस्ट बाद रज होता है, तो आंख बंद करके सोते समय भी हमें बहुत सारे सपने आते हैं। रजगुण हमें एक्टिवेटेड रखता है, ठीक। तो रज सत तम लीड्स टू जागृत, तम रज सत लीड्स टू स्वप्न, सत तम रज लीड्स टू निद्रा। और जानना है इन गुणों के बारे में, गीता सीरीज का सेशन 31 और 30 अटेंड कीजिए, ठीक। तो निद्रा क्या है, जिसमें सतगुण तमगुण से हैवी होता है, और तमगुण रज से भी हैवी होता है, इसीलिए रजगुण खत्म हो जाता है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है, हम सो जाते हैं। तो निद्रा में ज्ञानेंद्रियां कुछ नहीं बताती, आंख नाक कान सब बंद होते हैं, और मन का भी अभाव हो जाता है, मन का भी अभाव होता है, और ज्ञानेंद्रिया भी कुछ नहीं बताती। इसीलिए आप देखें, निद्रा स्वतः प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे, और आपको जानना है तो वेदांता सीरीज का राजयोग अटेंड कीजिए। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को सिकुड़ लेना। भगवान कृष्ण ने गीता ने भी कहा है कि जैसे कछुआ अपने पैर को अंदर सिकुड़ लेता है, ऐसे ही जब हम सो जाते हैं तो अपनी सारी इंद्रियों को अंदर सिकुड़ के सो जाते हैं। ना आंखों को कुछ दिख रहा है, ना कान को कोई आवाज आ रही है, हम बिल्कुल शांति से सो जाते हैं, कुछ रजिस्टर नहीं कर रहा है, ठीक है, इन जनरल। और फिर मन के पास भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसपे मन सोचे, तो फिर हम सो जाते हैं, तो मन भी अमन हो जाता है, और ज्ञानेंद्रियां भी कुछ नहीं बताती, एक समाधि जैसी स्थिति बन जाती है। ध्यान दीजिए, हमने शब्द कहा समाधि जैसी स्थिति। जैसे हम किसी बड़े बुजुर्ग को कहें ये बिल्कुल बच्चे जैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे हैं, वो बच्चे जैसे हैं, ठीक, अंतर बहुत है दोनों में, ठीक। तो इतनी बुजुर्ग होते हुए भी वो सादगी, वो मॉडेस्टी, वो विनम्रता, वो ईगोलेसनेस जो बच्चे में होती है, कोई रख ले, कितनी बड़ी बात है। बच्चे को जो चीजें स्वतः उपलब्ध होती हैं, बुजुर्ग उस चीज को अगर अचीव कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बाइबल में जीसस कहते हैं कि द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू दोज हु आर चाइल्ड लाइक, उनके लिए है जो बच्चों जैसे हैं, बच्चे नहीं है, बच्चों जैसे हैं। समय की आपाधापी के बाद भी अगर हम वही वही इनोसेंस रख पाए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या है, तो समाधि जैसी स्थिति है निद्रा के। अच्छा, यही निद्रा है जिसके कारण हम जिंदा हैं। तो ध्यान से देखें, समाधि जैसी स्थिति ही हमें जिंदा रखती है, अगले दिन के लिए सारी ऊर्जा इसी से तो आती है हमारे पास। यदि एक दिन भर, सोचिए हम करीबन एक रात सोते हैं तो अगले दिन भर की ऊर्जा आ जाती है, उसमें भी रात में भी हम पूरे समय डीप स्लीप में नहीं होते, निद्रा में नहीं होते, हम तो काफी समय सपना भी देखते हैं, काफी समय लाइट स्लीप भी होती है, डीप स्लीप तो बहुत कम समय होती है। इतनी सी डीप स्लीप अगले पूरे दिन भर के लिए ऊर्जा दे देती है। कल्पना कीजिए अगर कोई व्यक्ति दिन दिन भर
समाधि में रहे तो किस कदर ऊर्जा अंदर प्रवाहित होगी। अगर 1.5 घंटे की डीप स्लीप मुझे 24 घंटे की ऊर्जा दे देती है, तो 24 घंटे का ध्यान और समाधि मुझ में कितनी ऊर्जा डालेगी। यही कुंडलिनी जागरण का विज्ञान है। जब हम बहुत समाधि करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कुंडलिनी इतनी ऊर्जा आ जाती है शरीर में कि कुंडलिनी जागरण होने लगती है। मन अमन होते ही जगत का सारा नाटक खत्म हो जाता है। इसलिए डीप स्लीप में आपको कुछ नहीं पता पड़ता, सारा नाटक ड्रामा सब खत्म, और हम अपने स्वभाव के समक्ष होते हैं। निद्रा में हम स्वभाव के समक्ष होते हैं, समाधि में हम स्वभाव को पा लेते हैं। दोनों में अंतर है। ठीक, तो निद्रा के समय अभाव होता है। ठीक, तो क्या कहा पतंजलि ने कि जो अभाव का ज्ञान होता है, तो जब हम निद्रा से उठते हैं तो जब कोई भाव नहीं था, अभाव था, उसका ज्ञान हमें होता है कि देखो कुछ नहीं था, जीरोनेस थी, मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूं। सो दैट जीरोनेस, अभाव का ज्ञान, वो ज्ञान भी वृत्ति उत्पन्न करता है। कैसे, क्या, थोड़ा सा अपन समझेंगे। और पहले हम ये समझ लें, क्योंकि अक्सर यहां प्रश्न होता है कि क्या सुसुप्ति या कई लोग पूछते हैं क्या निद्रा ही समाधि है। तो नहीं, निद्रा और समाधि में बहुत अंतर है, जरा समझे। बुद्ध क्या अंतर है और क्या समान है। बुद्धि जीरो हो जाती है, निद्रा में भी होती है, समाधि में भी होती है, ये समानता है। सेंसेस रेस्पॉन्स नहीं करते, निद्रा में भी नहीं करते, समाधि में भी नहीं करते, ये भी समानता है। ठीक, चलिए आप चाहें तो हम चारों का कंपैरिजन दे देते हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और समाधि, या जागृत, स्वप्न, निद्रा और समाधि। गौर से सुनिए, वेकिंग, ड्रीमिंग, स्लीपिंग एंड एब्जॉर्प्शन, समाधि। इनमें अंतर क्या है, सुनते जाइए। बुद्धि जागृत में होती है, स्वप्न में होती है, सुसुप्ति और समाधि में नहीं होती। सेंसेस एक्टिवेटेड जागृत में रहते हैं, स्वप्न में सेंसेस नहीं रहते, सुसुप्ति में नहीं रहते, समाधि में नहीं रहते। मेमोरी जागृत में होती है, स्वप्न में भी मेमोरी होती है, उसी को तो हम सपने में देखते हैं, पर सुसुप्ति में भी या निद्रा में नहीं होती और समाधि में भी नहीं होती। ईगो, हमारा अहंकार, जागृत में होता है, स्वप्न में शेडो ईगो होता है, पर निद्रा में ईगो नहीं होता, आईनेस कुछ नहीं बचती, और समाधि में भी नहीं होती। माइंड एक्टिवेटेड रहता है जागृत में, स्वप्न में ना निद्रा में एक्टिवेटेड होता है, ना समाधि में एक्टिवेटेड होता है। तो ये सब चीजें तो आपने देखा कि क्या अंतर। और सुनिए, सेल्फ अवेयरनेस, ये खास अंतर है, जागृत में रहती है, ड्रीम में भी ड्रीम सेल्फ के प्रति अवेयरनेस रहती है, पर डीप स्लीप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, पर समाधि में सेल्फ अवेयरनेस होती है। हम अवेयर होते हैं अबाउट आवर ट्रू सेल्फ। ठीक, भाव, जागृत में भाव होता है, स्वप्न में भी होता है, पर निद्रा में अभाव होता है, और समाधि में स्वभाव होता है। अविद्या जागृत में होती है, स्वप्न में भी होती है, निद्रा में भी अविद्या होती है, समाधि में अविद्या नहीं होती। ठीक, गुण, जागृत में रजगुण प्रधान होता है, स्वप्न में तम गुण प्रधान होता है, तम के बाद रज, दोनों मिलके, और निद्रा में सत्व के साथ तम होता है, और समाधि में हम गुणातीत होते हैं। सो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे अंतर हैं समाधि में और निद्रा में, ये दोनों एक जैसी नहीं है। जो जागृत है वो सुसुप्ति में समाप्त होती है, जो स्वप्न है वो सुसुप्ति या जागृत में समाप्त होता है। निद्रा जागृत या स्वप्न में समाप्त होती है, पर समाधि स्व आत्मानुभूति में समाप्त होती है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा निद्रा को और समझें, क्यों महर्षि पतंजलि ने इसको इतना महत्व दिया। 3 स्टेजेस होती हैं हमारी नींद में। ठीक, हम आपको स्टेजेस आपको बताएं। विज्ञान कहता है देयर आर 3 स्टेजेस, जब भी हम सोते हैं तो 3 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 जिसको N1 कहते हैं, ये लाइट स्लीप होती है, ड्राउजीनेस, आप पलंग पे लेटे हुए हैं, थोड़ा आलस से आ रहा है, धीरे धीरे तम हावी हो रहा है। इस समय ब्रेन में अल्फा ब्रेन वेव्स चलती है, और रिसर्च बताती है जनरली हमारे टोटल स्लीप टाइम का 5% हम ऐसे रहते हैं। कई लोग ज्यादा भी रहते हैं, पर जनरली लोग 5% ही रहते हैं लाइट स्लीप। इसको N1 कहेंगे।
फिर धीरे धीरे ये N1 N2 में कन्वर्ट होती है, स्टेज 2। इस समय आप लाइट स्लीप में और गहरे उतरते हैं, ठीक। इसमें आपका हार्ट रेट कम होने लगता है, बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है, और इस समय ब्रेन थीटा ब्रेन वेव्स में काम करने लगता है। थीटा ब्रेन वेव्स, जब इंसान सोता है तो लगभग 50% समय उसका ब्रेन इसी में रहता है, ठीक, इसी ब्रेन में। तो 50% ये होगा। फिर जब आप थोड़ा उतरना चालू करते हैं, इसलिए 50% ये हो गया। फिर स्टेज 3 आती है, इसको डीप स्लीप कहते हैं। अब आप एक गहरी नींद में जाते हैं, ठीक। टोटल जितना हम सोते हैं, रिसर्च बताती है उसका मात्र 25% समय डीप स्लीप होता है। इसी में सारी साइकोलॉजिकल रिपेयर, मसल रिपेयर, टिश्यू रिपेयर, सारा रिपेयर इसी में होता है। इस समय डेल्टा ब्रेन वेव्स होती है, जो बिल्कुल शांत समाधि जैसी ब्रेन वेव्स होती है। N3 स्टेज 3 हो जाती है। जब आप बिल्कुल डीप स्लीप में होते हैं, तब उसके कुछ समय बाद थोड़ा सा अगर रज बढ़ता है, हमारे अंदर फ्लक्चुएशन होता है, तो फिर सपना चालू होता है। इसको कहते हैं REM स्टेज, रैंडम आई मूवमेंट। तब फिर आपका सपना चालू होता है, आई बॉल घूमना चालू होती है। इस समय फिर से अल्फा ब्रेन वेव्स हो जाती है। तो हमारा दिमाग सोते समय कैसे होता है? स्टेज 1 में अल्फा, फिर थीटा, फिर डेल्टा डीप स्लीप, और फिर से अल्फा। अल्फा भी शांत मेडिटेटिव होती है, शांत रहते हैं अपन, ठीक। 20% समय एक आम इंसान सोते समय 20% सपना देखता है, ठीक। अगर आप घंटों में ले तो जनरली 1.5 से 2 घंटा, अगर आप 8 1 घंटा सो रहे हैं, 8 8.5 घंटा, तो 1.5 से 2 घंटा आप सपना देखेंगे, डिपेंडिंग वेरी पीपल टू पीपल। इसको बोलते हैं आपकी REM, रैंडम आई मूवमेंट की जो नींद है, 1.5 से 2 घंटे की होती है। और NREM, जो बाकी तीनों स्टेज हमने पहले बताई, इन तीनों को कहते हैं NREM, नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लीप। ये जनरली 4 से 7 घंटे की होती है। और जितनी ज्यादा हमें डीप स्लीप मिलेगी, स्टेज 3, उतना बॉडी रिवाइव होगी, उतना इम्यून सिस्टम बनेगा, उतना हम मजबूत होंगे। ये पता कैसे लगाते हैं वैज्ञानिक? हमारे स्कल पे, चिन पे और चेस्ट से मेजर करते हैं कि अभी आप कौन सी स्टेज में है, ठीक। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है, ये चारों की साइकिल चलती रहती है। तीनों स्टेज, फिर रैंडम आई मूवमेंट, तीनों स्टेज, फिर रैंडम आई मूवमेंट। और ये एक साइकिल करीबन 2 घंटे की होती है, 90 मिनट से 2 घंटा। तो ऐसे हम अपनी नींद में 3 4 साइकिल पूरी करते हैं, ऐसे घूमते घूमते। इसलिए 3 4 सपने आप देख लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी देख लेते हैं, ठीक। ये डीप स्लीप का फंक्शन क्या है, निद्रा का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज आवर एबिलिटी टू लर्न। जितनी डीप स्लीप, उतना फास्ट कंसेप्ट फॉर्मेशन होगा, मसल्स और टिश्यू जल्दी रिपेयर होंगे, आप जल्दी सेहतमंद होंगे। साइकोलॉजिकल रिपेयर कर देता है। और ये प्रूफ हो चुका है कि जितनी डीप स्लीप होगी, उतना ज्यादा अगले दिन आपको मेमोरी आपकी मजबूत मिलेगी, आपकी मेमोरी और तगड़ी हो जाएगी जितनी आपकी डीप स्लीप होगी। ये आपके बायोलॉजिकल यूथ का भी मार्कर है। जितना ज्यादा आप डीप स्लीप में हैं, उतने आप युवा हैं, क्योंकि बुजुर्ग होते होते ये डीप स्लीप कम होने लगती है कई बार, ठीक। फिर इससे याददाश्त बढ़ती है। जितना डीप स्लीप आप ज्यादा लेंगे, उतने आप सोशल होंगे, रिसर्च ने प्रूव किया है, और उतना आपका बायोलॉजिकल ग्रोथ फंक्शंस अच्छे होंगे। फाइन। एक डॉक्टर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर डिमिची हैं, उन्होंने एक रिसर्च की एक जर्मनी की लैब के साथ। वो रिसर्च में वो बताते हैं कि जब व्यक्ति सो गए, अब हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, पतंजलि ने हजारों साल पहले निद्रा को क्यों वृत्ति माना? जब कुछ महसूस ही नहीं हो रहा डीप स्लीप में, तो यह वृत्ति कैसे जब कोई लहर ही नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर डिमिची ने दिया 21वीं शताब्दी में जाके। सुनिए, जब हम सोते हैं तो डॉक्टर डिमिची ने क्या किया कि जैसे ही व्यक्ति की डीप स्लीप होती है, तो डीप स्लीप में उन्होंने एक म्यूजिक सुनाना चालू किया डीप स्लीप में, ठीक। अभी तक ड्रीम के दौरान म्यूजिक सुनाया करते थे, पर अभी उन्होंने डीप स्लीप में सुनाया। और यह पाया गया कि डीप स्लीप में जब हमने म्यूजिक चलाना चालू किया, तो बॉडी ने रेस्पॉन्स करना चालू किया। याद कीजिए वेदांता, जब हमारे अंदर सब कुछ सो जाता है, तो कोई होता है जो तब भी जगा रहता है। याद कीजिए, हमने दृग दृश्य विवेक में भी बात की थी, वो जो हमारे अंदर हमेशा जगा रहता है, जो हमारे सपनों को भी देखता है, और जो वो भी देखता है
कि हमें सपने नहीं आ रहे, हम बहुत अच्छे से सोए। जब हम ही सो गए थे तो पता किसको पड़ा कि आप सो गए, अच्छी नींद आई, वो जो हमेशा जगा रहता है। और डॉक्टर डिमिची की बात सुनिए कि आप डीप स्लीप में भी होते हो तो भी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और जैसे वो म्यूजिक सुनाया गया उनको, तो डीप स्लीप वेंट डीपर, वो जो डेल्टा ब्रेन वेव्स थी और स्लो होने लगी, एक्सट्रीम स्लो। और उन्होंने ये प्रूव किया, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने, कि अगर डीप स्लीप के दौरान कोई व्यक्ति को आप म्यूजिक सुनाएं, इसको बोलते हैं डीप स्लीप स्टिमुलेटिंग साउंड, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, डीप स्लीप स्टिमुलेटिंग साउंड, तो उसकी डीप स्लीप और डीपर हो जाएगी और इससे अगले दिन का मेमोरी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इसका मतलब जब आप सो जाते हैं तो सब कुछ नहीं सोता आपके अंदर। वेदांता की हजारों साल पुरानी बातें आज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल उसी दिशा में हमें मदद करता है उस बात को और बेहतर समझने में। तो तब भी कुछ जगह रहता है, वो जो जगह रहता है उसमें भी तो वृत्ति हो सकती है ना, तो वो वृत्ति तक वृत्ति है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। फाइन। तो जब आप इस तरह से, क्योंकि आपका ब्रेन, हम सबका ब्रेन, एक कंसेप्ट होता है, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, रादर I correct myself, it is frequency following response system, frequency following response. Fine. तो what is frequency following response? इसका मतलब है हमारा ब्रेन अपने आसपास की फ्रीक्वेंसी से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जो भी आसपास की साउंड वेव्स उसके कान में पड़ती हैं, ब्रेन उसी पे चला जाता है। तो इसी कारण इन लोगों ने डीप स्लीप के समय ऐसी डीप स्लीप स्टिमुलेटिंग वाइब्रेशंस दिए और ब्रेन अपने आप, ब्रेन ने उसको एब्जॉर्ब करके उसको स्लो डाउन कर लिया। सो अब इसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हो गया? तो यदि निंद्रा से जागने पर आनंद की अनुभूति होती है, आलस्य बिल्कुल नहीं रहता, थकान बिल्कुल नहीं होती, इंद्रियां और शरीर स्वस्थ महसूस करते हैं, तो निद्रा कौन सी थी? अक्लिष्ट निद्रा। वेरी गुड। पर अगर निद्रा से जागने पर थकान लगती है, शरीर दुखता है, आलस्य अभी भी रहता है, स्वस्थ महसूस नहीं होता, प्रसन्नता नहीं होती सुबह उठ के, तो ये क्लिष्ट निद्रा है। तो वो जो निद्रा है जो हमारे पूरे जीवन को चला रही है, उसकी क्वालिटी बढ़ाना जरूरी है। और समाधि का मतलब हर पल हर जगह हम उसी स्टेट में रह सकते हैं। और जानना है आपको, गीता सीरीज का सेशन 12 अटेंड कीजिए, इस पे इलॉबरेशंस है, ठीक। और आपको जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और समाधि जानना है, वेदांता सीरीज सेशन 15 अटेंड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने ये जाना कि महर्षि पतंजलि ये कहते हैं अपने सूत्र 9 में कि विकल्प भी एक वृत्ति है, इमेजिनेशन। वस्तु होती नहीं है ब्रह्मांड में, आप यहीं उसे पाले रहते हैं। और ये इमेजिनेशन भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में होती है, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए होती है, अच्छी, सामान्य या बुरी होती है। और इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्लिष्ट से अक्लिष्ट की तो बढ़े। गतासून अगतासूनस, जैसे कृष्ण ने बोला, सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, जिसका समय आ चुका वो चला ही जाएगा। काश के जंजाल से हम बाहर निकले। भविष्य के लिए भी अब क्या होगा, मैं जीऊंगा मरूंगा, वो चाहेगा तो आपको कोई छू नहीं सकता, और वो चाहेगा तो कोई आपको बचा नहीं सकता, तो किस चीज की चिंता? फाइन। हर तरह का फोबिया, एंजाइटी हमारी कल्पनाएं मात्र ही है। 99% कल्पनाएं कभी एग्जीक्यूट, पूरी कल्पनाएं कभी एग्जीक्यूट नहीं होती। इसलिए चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। और पर अगर हम लगातार चिंता करते रहेंगे तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और हमने आपको पूरा एनाटॉमी बताया कैसे हाइपोथैलेमस एमिगडाला को एक्टिवेट कर देगा, और एमिगडाला उस पूरे के कारण पूरे बॉडी में आंखें बड़ी हो जाएंगी, सांसें फूलेंगी, डायबिटीज होगी, हाई बीपी हो जाएगा, सिर दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, प्रोक्रिएशन में प्रॉब्लम, ये सब होना चालू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिविटी बढ़ाया जाए, उससे
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये कैसे हो पाता है? जो लोग योगी होते हैं, जो लोग साधक होते हैं, उनकी वेगस नर्व ज्यादा अच्छी होती है। वेगस नर्व का मतलब वो नर्व जो ब्रेन और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती है। इसका एक टोन होता है, इट इज कॉल्ड कार्डियक वेगल टोन। आप जब सांस लेते हैं तो हार्ट बीट बढ़ती है और जब छोड़ते हैं तो कम होती है। इसका जो गैप होता है इसी को कार्डियक वेगल टोन कहते हैं। कार्डियक वेगल टोन, सीवीटी, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। ज्यादा सीवीटी होने से हमारे बॉडी स्वस्थ रहती है, इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी होती है, ग्लूकोज रेगुलेशन होता है, सोशल स्किल अच्छी होती है। और ये बढ़ता कैसे है? ये मेडिटेशन से बढ़ता है, ये विज्ञान ने प्रूव कर दिया है। तो हम इस बात को समझे। फिर हमने दूसरी चीज में गए। हमने जाना कि महर्षि पतंजलि ने कहा सूत्र 10 में कि इवन अभाव का ज्ञान कराने वाली जो वृत्ति है निद्रा, वो भी एक वृत्ति है। तो जैसे ही रजगुण हमारा डोमिनेंट होता है हम जागृत हो जाते हैं, तमगुण डोमिनेंट होते ही हम सपना देखने लगते हैं, सदगुण डोमिनेंट होता है तब हम निद्रा में चले जाते हैं। उसके पीछे के जो ऑप्शंस हैं, रज देन सत देन तम इज जागृत, तम देन रज देन सत इज स्वप्न, सत देन तम देन रज इज निद्रा। और हमने ये भी जाना कि निद्रा और समाधि एक नहीं है। अगर 2 घंटे की समाधि से, समाधि जैसी स्थिति से निद्रा में हम दिन भर की ऊर्जा ला सकते हैं, तो अगर हम गहन समाधि को सीख लें तो हम ऊर्जा से भरपूर होंगे और यही कुंडलिनी को जागरण का तरीका होगा। कुंडलिनी जागरण के बारे में और पढ़ना है, राजयोग का सेशन अटेंड कीजिए वेदांता सीरीज पे। फिर हमने जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और समाधि में अंतर देखा। अंतर यह था कि निद्रा में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता जबकि समाधि में होता है। निद्रा में अभाव होता है जबकि समाधि में स्वभाव होता है। निद्रा में अविद्या होती है, समाधि में नहीं होती। निद्रा में सत्व गुण डोमिनेंट होता है, फिर तम गुण होता है, समाधि में गुणातीत होते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता कुछ भी निद्रा में, जबकि समाधि में हम स्वयं सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। और निद्रा जागृत या स्वप्न पे टूटती है और समाधि कल्मिनेट होती है, चरम पे पहुंचती है स्वात्मानुभूति पे। हमने 3 स्टेजेस ऑफ स्लीप भी देखे, N1, M2, N3। N1 अल्फा, जिसको बहुत लाइट ड्राउजीनेस कहेंगे, N2 इसको लाइट स्लीप कहेंगे, N3 इज डीप स्लीप। N1 5% होता है, N2 50%, N3 25%, लगभग इस तरह से हम चलते हैं। और इन तीनों को NREM स्लीप कहते हैं, नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लीप। जनरली 4 से 7 घंटे के बीच में लोगों के अलग अलग देखा जाता है स्लीप को। इसके बाद डीप स्लीप के बाद आती है सपने शुरू होते हैं, जिसको आप REM स्लीप कहते हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स होती है, इसमें लगभग 20% समय होता है, 1.5 से 2 घंटा जनरली व्यक्ति इसमें रहता है। डीप स्लीप के कई फायदे होते हैं कि हमारी एबिलिटी टू लर्न बढ़ती है, हमारा मस्कुलर एंड टिश्यू रिपेयर बेहतर होते हैं, साइकोलॉजिकल रिपेयर होती है, हमारी याददाश्त मजबूत होती है, हमें बुजुर्गी जल्दी नहीं आती, हम फ्रेश फील करते हैं। ये सब उसके फायदे हैं। डॉक्टर डिमिची फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड जर्मन लेबोरेटरीज, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि डीप स्लीप में भी कोई है जो नहीं सोता, और जो कोई है अगर वो है तो वही जो सबको देखता है। वहां भी वृत्तियां बनी रहती है जब हम डीप स्लीप में होते हैं, तभी तो हम साउंड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वहां तक वृत्तियां हैं। तो वहां भी अमन होते हुए भी वहां वृत्ति होती है, और उसको आप उपयोग कर सकते हैं डीप स्लीप स्टिमुलेटिंग साउंड से। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रेस्पॉन्स सिस्टम का भी हमने कंसेप्ट पढ़ा आज, और हमने जाना कि जागने पर यदि आनंद की अनुभूति हो, आलस्य ना रहे, थकान ना रहे, तो ये अक्लिष्ट निद्रा है। और अगर इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है तो क्लिष्ट निद्रा है। तो निद्रा को अक्लिष्ट बनाइए, इससे वृत्तियां कम होंगी, अन्यथा वृत्तियां और बढ़ेंगी। आज के लिए इतना ही।